लाइफ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। देखो गाइस, ज़िंदगी जो है एक बहुत ही कठिन परीक्षा है और बहुत से लोग इस परीक्षा में हार जाते हैं और वो जो है फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जो है दूसरे को कॉपी करते हैं, दूसरे के बताए गए रास्ते पे चलते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये जो ज़िंदगी का जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये सबका अलग है। तो दूसरे को कॉपी ना करो। आपका करियर है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12th बिजनेस की ये वीडियो नंबर 9 है और वीडियो नंबर 9 में हम जो है गाइस अपना चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो नंबर 9 में हम जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। और हाँ गाइस, अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आपको जो है गाइस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलेगा, जल्दी से हम जो है डायमेंशंस देख लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। देखो गाइस, देयर आर द 5 डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। 5 तरह की बिजनेस डायमेंशंस बताई गई हैं, जो कि वो रही आपके सामने 1 by 1। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आती है आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है गाइस? देखो, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर इनकम एंड वैल्यू ऑफ रुपी, ये सब जो है गाइस आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं गाइस किसी एक बिजनेस एंटरप्राइज को या कंपनी को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट क्या है? देखो गाइस, इन इंडिया देखो कल्चर एंड ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस ए मेजोरिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारा कल्चर है ये भी बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, दिवाली पे जो है गाइस, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया। क्योंकि गाइस हम जो है हमारे देश भारत में बहुत तरह के लोग रहते हैं जो दिवाली मनाएंगे, ठीक है, क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो इस ट्रेडिशन में क्या होगा, जो बहुत सारे बिजनेस हैं उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दिवाली का मैं एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, दिवाली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, स्वीट हो गए, ठीक है, उसके बाद ग्रीटिंग कार्ड हो गए, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, इनकी जो है गाइस सेल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जो सोशल इन्वायरमेंट में जो ट्रेडिशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन है, ये बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करता है। और कैसे इफेक्ट करता है? पॉजिटिव वे में ये इसको इफेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो, सोशल ट्रेंड की। सोशल ट्रेंड की अगर हम बात करें कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। और जो सोशल ट्रेंड है ये अवसर तो लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आता है, लेकिन खतरा भी अपने बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए लेके आता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल में है कि सोशल ट्रेंड इन द हेल्थ एंड फिटनेस, द प्रोडक्ट सच एज डाइट, फूड, डाइट, ड्रिंक एंड फिटनेस सेंटर हैव इंक्रीज। देखो, आजकल सबको शौक है कि हमारी बॉडी जो है मस्कुलर मैन हो जाए, है ना। हम जो है किस तरह से हो जाए? जॉन अब्राहम की तरह, 16 ना डोला 46 की छाती, है ना। तो इसके लिए गाइस, अगर मान लो फिलहाल जो है इस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है, तो क्या हो रहा है, जिम वगैरह की डिमांड बढ़ेगी, डाइट फूड की डिमांड बढ़ेगी, जो सप्लीमेंट हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। और इसका जो है गाइस ये जो इफेक्ट है सोशल ट्रेंड का, ये हार्म करेगा दूसरे बिजनेस को, जैसे तंबाकू हो गया और लीकर वगैरह हो गए। उसके बाद सोशल वैल्यू की बात करें, सोशल वैल्यू भी जो है आपके सोशल इन्वायरमेंट में आती है। इट रेफर टू मोरल प्रिंसिपल। जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, कि हमें जो हमारे मोरल प्रिंसिपल जो हमें बताते हैं कि ये हमें काम करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो ना चाहते हुए भी हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। हमारे क्या है, मोरल प्रिंसिपल है। इक्वलिटी, इसका जो है सच एज फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मार्केट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, यानी कि सबको हमें जो है इसे इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ द मार्केट, हमारे पास मार्केट को चॉइस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। गाइस, तीसरा जो है डायमेंशन हमारे पास आता है, तीसरा डायमेंशन है आपके पास टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या हम पढ़ेंगे? देखो गाइस, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इसमें गाइस जो है
हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट किसका? फिलहाल जो न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, जिस तरीके से फिलहाल हम गुड्स एंड सर्विस आज बना रहे हैं, उस मेथड को इम्प्रूव करना, कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन लेके आना। एग्जाम्पल देखो गाइस, ई कॉमर्स हैज चेंज द सिनेरियो ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, बाय गुड्स एंड सर्विस, अवेलिंग गुड्स एंड सर्विस एट क्लिक ऑफ माउस, ठीक है। अगर देखो गाइस, पहले हमें क्या होता था, अगर हमें मार्केट से कोई सामान खरीदना होता है तो हम पहले मार्केट जाएंगे, है ना। तो लेकिन आज का क्या हो रहा है, ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, ई कॉमर्स में क्या है कि हमें सिर्फ अपने जो है अपने फ़ोन से वो हम ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्यूटर में, अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो माउस से एक क्लिक से भी हम अपना कोई प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे घर आ जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी के एग्जाम्पल जैसे फ्लिपकार्ट हो गया और अमेजोन वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा बात क्या है, इसमें क्या होता है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड मूव टुवर्ड ए पेपरलेस सोसाइटी। और गाइस कहीं ना कहीं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ये भी इसको जो है गाइस प्रोत्साहन दे रही है, इसे जो है गाइस महत्व दे रही है कि जो इंडिया है पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जाए। ये जो लास्ट का पॉइंट है ना गाइस, ये लास्ट का पॉइंट जो है आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट से रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है वो हम अभी आगे समझेंगे। तो उसके बाद आता है हमारे पास पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये इससे रिलेट करता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है गाइस, देख लेते हैं हम। इट मीन दैट द एक्शन वर टेकन बाय द गवर्नमेंट विच पोटेंशियल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस और कंपनी एट ए ऑन ए डोमेस्टिक और एट ए ग्लोबल लेवल। देखो गाइस, पॉलिटिकल जो है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के जो डिसीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को और कंपनी को इफेक्ट करते हैं एट डोमेस्टिक लेवल और एट इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे बिजनेस और कंपनीज को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो सक्सेस है बिजनेस या इंडस्ट्री वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था, एग्जांपल में देखा था कि जो ई कॉमर्स है यानी कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या है, प्रमोट कर रही है। अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको जो है प्रमोट ना करे, उसको महत्व ना दे, उसको इंपॉर्टेंस ना दे, तो क्या डिजिटल इंडिया जो हमारा जो मूवमेंट चली गई या क्या सक्सेस हो पाएगी? नहीं सक्सेस हो पाएगी। अगर सक्सेस होने का कहीं ना कहीं इसमें जो मेन कारण है गवर्नमेंट का भी कारण है, तो इस पॉइंट में वही बताया गया है कि सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्लीज इन द कंट्री, पीस इन द कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है कि है नहीं है, वहाँ पे शांति है या नहीं है। जैसे ईरान वगैरह में, ईरान हो गया, इराक हो गया, वहाँ पे लड़ाई वगैरह होती रहती हैं। एग्जाम्पल वही बता रखा है इसमें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस एंड इंडस्ट्री हैज अट्रैक्ट द मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। देखो गाइस, अभी चाइना से जो है बहुत सारी कंपनीज निकल रही हैं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्हें बहुत सारे कुछ ऐसा एटीट्यूड उनकी तरफ दिखा रही है, कुछ उन्हें जो है क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है कि आप अपनी कंपनी यहाँ पे लगाओ। तो ये गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, उनका गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है इन कंपनीज़ के प्रति काफ़ी पोलाइट है। क्यों? क्योंकि वो जिससे इन्वेस्ट करें, हमारे इंडिया में बहुत सारी FDI भी हम जो है नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। हम बात कर लेते हैं फिफ्थ और लास्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, वो है हमारे पास, वो आता है हमारे पास legal environment. It include various law passed by the government, administration order issued by government authority, court judgment as well as the decision rendered को हम जो है इस मेक भी बोल सकते हैं, बनाए गए हैं बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। देखो गाइस, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, हमारे जुडिशरी बनाती है यानी कोर्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और सेंटर और लोकल गवर्नमेंट भी दो, यानी कि दोनों गवर्नमेंट उसमें आती है। तो गाइस, अगर आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है आपको उनका पता होना चाहिए। क्यों? जिससे कि जो गाइस जो आपका बिजनेस है वो स्मूथ रनिंग हो सके। ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आपको नहीं पता है कि इस लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस में। अगर आप जो है अवेयर रहोगे लीगल इन्वायरमेंट से, आपको पता होगा कि अगर मुझे ये बिजनेस चलाना है तो इसके लिए ये लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले वो लाइसेंस लोगे, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे, उसके बाद चलाओगे, तो आपके बिजनेस में कोई भी रुकावट नहीं आने की। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि इस बिजनेस के लिए ये लाइसेंस चाहिए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। तो गाइस यही इसमें बता रखा है। आगे हम देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग
इसमें बता रखा है यही, अंडरस्टैंडिंग द लीगल इन्वायरमेंट बाय द बिजनेस हाउसेस हेल्प देम नॉट टू फॉल इन लीगल टेंगल, यानी कि जो झगड़े वगैरह, यानी कि जो कोर्ट वगैरह, कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं उसमें नहीं पड़ना, फंसा जाता अगर आपको लीगल इन्वायरमेंट की नॉलेज है। लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड वेरियस लॉ, बहुत सारे लॉज हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, देखो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो पैकेट देखा होगा सिगरेट का आपने अगर आपने नहीं देखा है तो सड़क वगैरह पर जो पड़े रहते हैं पैकेट वगैरह, उस पर देखा होगा, उसमें क्या लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, कोई रिलेटिव में पीता होगा तो देख लेना, ठीक है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये कहाँ, ये उसके पैकेट के ऊपर क्यों लिखा गया है, क्योंकि भाई उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्लस हमारे जो जुडिशल है कोर्ट का डिसीज़न के, दोनों के डिसीज़न के हिसाब से ये जो एडवर्टीज़मेंट है, ये जो भी जो हमारे तंबाकू के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उन पे आपको ये ज़रूर मिलेगी। तो ये कैसे आई, कोर्ट के ऑर्डर से प्लस गवर्नमेंट के ऑर्डर से। तो गाइज ये जो 5 डायमेंशंस थी ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अगर इन 5 डायमेंशंस में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइज अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो लीजिए गाइज ये रही आपके सामने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इनको भी हम जल्दी से अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइज, जो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी, ये 1991 में आई थी। और ये क्यों आई थी, हमारे भारत देश को, हमारी कंट्री को इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर निकालने के लिए, और हमारी इकोनॉमिक जो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट को, जो हमारा डेवलपमेंट होगा इंडिया कंट्री का, वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो, इसलिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में। उसके बाद गई जो मेन ऑब्जेक्टिव था जो ये न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी आई थी 1991 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हमारे न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 के थे। तो चले गए अब हम 1 बाय 1 इन तीनों को, ये जो 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले हमारे पास आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है गाइस, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम हो। इसमें क्या लिखा गया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इंडिया में जितने भी बिजनेस थे, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उनको अननेसेसरी जो कंट्रोल्स हैं एंड रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाया जाए, उन्हें जो है लिबरलाइज किया जाए, उन्हें छूट दी जाए। इसके जो गाइस मेन फीचर हैं ये आपको दे रखे हैं, 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हैं। पहला ये है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी को बहुत आसान बना दिया गया था। दूसरा ये है कि उन्हें छूट दी गई थी कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर सकें। जो टैक्स रेट थे उसको कम किया गया था। चौथा है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर है उसको आसान बना दिया गया था। उसके बाद ये है कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस का स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कितनी जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है उनका जो स्केल है उनको आप डिटरमाइन कर सकते थे। सिक्स्थ आता है गाइस आपके पास रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर हमें अपना गुड एंड सर्विस भेजना है तो उसके ऊपर भी काफ़ी पहले रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन 1991 के बाद वो सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। उसके बाद हम दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म का वो आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है बताओ, इतना तो आपको पता ही होगा। इंक्रीज द रोल एंड स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसमें गाइस मेनली यही बताया गया है कि जो हमारे भारत का जो निर्माण होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा, उसमें जो है ज़्यादा योगदान रहे प्राइवेट सेक्टर का एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। ये इसमें बताया गया है। द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग, यानी कि जो हमारे भारत का जो निर्माण होगा, जो इसका बिल्ड बनाया जाएगा, इसमें योगदान प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रहे। एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर है उनका रोल कम रहे। मेन फीचर की हम बात कर लेते हैं। मेन फीचर ये रहे आपके सामने, ठीक है। पहला फीचर आता है हमारे पास
इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। देखो अगर प्राइवेट संस्थान खुलेंगे तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बढ़ेगी। इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। देखो प्राइवेट में जो मैनेजमेंट का तरीका होता है, कस्टमरों को किस तरह से वो हैंडल करते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। मशीनरी का जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वो कम लग रही थी क्योंकि प्राइवेट कंपनीज खुल रही थी। अब प्राइवेट जो है खुद की मशीन वगैरह लेके आ रही थी। पांचवा है और लास्ट आता है रिड्यूस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम करना है और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो हमें बढ़ाना है। लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म का, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है गाइस? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेशन द इकोनॉमिक विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो हमारी भारत की कंट्री है, जो हमारी भारत कंट्री है, इसकी जो इकोनॉमिक है वो हमें इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करना है उसका किसके साथ? विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। उनके दूसरी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक है, दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमिक के साथ उसको हमें जोड़ना है। तो गाइस मेन फीचर की बात कर लेते हैं हम जल्दी से। पहला है फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस इन ऑल द कंट्री। यानी कि जो हमारे गुड एंड सर्विस हैं वो इजीली जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से फ्लो कर सकते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरे में यही है कैपिटल जो है ऑल द कंट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकती थी। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्री। देखो गाइस बहुत से हमारे जो इंडियन भाई हैं वो आज अमेरिका में काम करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के भी यहाँ आके काम करते हैं। तो गाइज ये तो जो तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो जो ये पॉलिसी आई थी 1991 में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे इंडिया के ऊपर, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज सबसे पहला हमारे पास आता है इंक्रीज कंपटीशन। यानी कि जब एक तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो इंडिया में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया था? क्योंकि बहुत सारी जो फॉरेन कंट्री थे वो इंडिया में आ चुकी थी और कुछ इंडिया की कंपनी भी हमारे इकोनॉमिक में सर्वाइव थी, तो उन दोनों के बीच में बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया था। यही सब बताया गया है कि चेंज इन द रूल ऑफ इंडस्ट्री लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म हैज़ इंक्रीज। यानी कि भारत की कंपनी के बीच में और जो फॉरेन की कंट्रीज थी उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया था, और स्पेशली इन सर्विस सेक्टर, यानी कि इसमें ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। सर्विस सेक्टर के एग्जांपल जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, यानी कि पहले जो थी BSNL थी, BSNL के बाद फिर क्या है हच आ गई थी, है ना पहले, और बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। एयरलाइंस में पहले एयर इंडिया चलती थी लेकिन उसके बाद बहुत सारी आ गई थी। बैंकिंग में ICICI बैंक, इस तरह के HDFC बैंक, ये प्राइवेट बैंक आ चुके थे। इंश्योरेंस में भी बहुत सारी कंपनियां, विदेश की कंपनियां आ चुकी थी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा था वो है गाइस मोर डिमांडिंग कस्टमर। यानी कि अब जो है कस्टमर मोर डिमांड करने लगे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग गए थे। डिमांड जो है कस्टमर की बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म हो गए थे, उन्हें पता था कि अगर हम ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इस प्रोडक्ट का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके हम किस तरह से अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो इसलिए जो डिमांड कर रहे थे कस्टमर वो ज़्यादा कर रहे थे। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट में जो है कंपटीशन बढ़ गया था, क्योंकि पहले क्या होता था, एक प्रोडक्ट होता था, है ना, लेकिन एक कंपनी होती थी और एक ही कंपनी जो है एक प्रोडक्ट को बनाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, एक प्रोडक्ट था और उसी एक प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां बना रही थी। तो कस्टमर जो है कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे थे, बेस्ट क्वालिटी का, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिस गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी अच्छी थी, उस गुड्स एंड सर्विस को कस्टमर जो है परचेज कर रहे थे। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया था आपस की कंपनीज में। तीसरा इम्पैक्ट आता है गाइस रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था वो भी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है कि देखो गाइस पहले मशीनरी कुछ और हो रही थी, फिर कुछ दिनों बाद और आ गई, फिर और अपडेटेड मशीन आ गई। इस तरह से बहुत जल्दी जो मशीनरी में चेंजेस थे वो बहुत जल्दी हो रहे थे। क्यों हो रहे थे वो अब हम देख लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन बढ़ रहा था। एडवांस टेक्नोलॉजी इज बीइंग एडॉप्टेड। जो एडवांस टेक्नोलॉजीज थी उनको हम एडॉप्ट कर रहे थे बहुत जल्दी। क्यों कर रहे थे? बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैज़ इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसको इम्प्रूव कर रहा था, उसको बेहतर कर रहा था। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या हो रहा था, विच मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट मिनिमम कॉस्ट। बहुत कम लागत में हम बहुत ज़्यादा उत्पाद कर रहे थे, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे थे एडवांस टेक्नोलॉजी के
साथ। बट लेकिन जो इसकी मेन जो लास्ट लाइन है मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन जो स्मॉल फर्म थी इंडिया में उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको परचेज करें, एडवांस मशीनरी को परचेज करें, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी और कुछ दिनों बाद फिर वो आउटडेटेड हो जाती थी। तो ये लास्ट लाइन मुझे बहुत मेरे हार्ट को टच कर गई है कि जो छोटी कंपनियां थी उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा उत्पादन कर सकें एक मिनिमम कॉस्ट में और पुरानी मशीनरी के साथ। तो आप भारतीय हो तो इस बात को थोड़ा समझ लेना मेरी फीलिंग को। तो चलिए गाइस हम बाकी के जो फोर्थ पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है गाइस हमारे पास नेसेसिटी फॉर चेंज। इसमें क्या है, बिफोर इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि बिफोर 1991 से पहले क्या होता था, एक पॉलिसी बना दी और वही सालों तक चल रही है, यानी कि 1 साल तक 6 महीने तक वही चल रही है। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी उसके बाद ऐसा नहीं था, पॉलिसीज़ वगैरह जो है इसमें टाइम टू टाइम अपडेट करनी थी, टाइम टू टाइम चेंज करनी थी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कभी भी चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था, कस्टमर को नॉलेज हो गई थी कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा नहीं है। चेंजिंग एट वेरी फास्ट, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। और चेंजिंग इन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ मेड नेसेसरी फॉर द बिजनेस फर्म टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन पहला 1991 से पहले ऐसा नहीं होता था, जो पॉलिसीज बना दी, जो ऑपरेशन हो रहे हैं वही साल 6 महीने तक चल रहे हैं। लेकिन 1991 के बाद जो पॉलिसीज थी कंपनी की या फर्म की, जो ऑपरेशन थे वो बहुत जल्दी चेंज करने पड़ रहे थे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं उनको भी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इट इज़ द बिग चैलेंज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था टू अचीव सक्सेस इन बिजनेस दीज डे। आजकल के दिनों में बिजनेस को सक्सेस करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था। इट इज़ ए नॉट ईजी, ये आसान नहीं था फॉर द ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के साथ बिजनेस में अगर हमें सक्सेस करना है तो ये आसान नहीं था। इट नीड टू हाईली स्किल्ड, ट्रेंड एंड कम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें गाइस हाईली स्किल और ट्रेंड जो है बहुत एडवांस लेवल के हमें वर्कर चाहिए थे। और वो कैसे आएंगे, उनको हमें स्किल करना पड़ेगा, उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके जो है गाइस हम जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, जो हमारा बिजनेस है सक्सेस हो पाएगा। देयर हैज़ बिन शॉर्टेज ऑफ ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। आपको पता ही है यहाँ पे तो बस भेड़ चाल चल रही है, आ रहे लो भाई काम करो और चल जाओ। लेकिन 1991 के बाद ऐसा नहीं था। जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहे थे उन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे थे, क्यों? क्योंकि जिससे हमारा बिजनेस सर्वाइव हो सके, सक्सेस हो सके। दैट इज़ द रीज़न दैट देयर डिमांड इज़ नाउ रैपिडली इंक्रीज। तो इसलिए क्या हो गया था, 1991 के बाद हाईली स्किल जो पीपल थे उनकी जरूरत पड़ गई थी। पहले तो ये था आ जाओ भाई, तुम आ रहे हो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम आ रहे हो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर आपने एमबीए की डिग्री कर रखी है और किसी दूसरे ने एमबीए की डिग्री नहीं कर रखी है, तो जिसने एमबीए की डिग्री कर रखी है उसको पहले नौकरी मिलती थी। लेकिन कहने वाली बात है, जो पढ़ा लिखा था उसको नौकरी मिलती थी, जो उस जॉब के लिए लायक था, जो स्किल था, जो प्रॉपर ट्रेनिंग था उस जॉब के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो हमारा है सिक्स्थ इम्पैक्ट क्या था, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था, प्रोडक्ट बना देते थे, खरीदो या ना खरीदो, क्योंकि ये बहुत सारी कस्टमर के पास चॉइस नहीं थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हो रहा था, हम डिमांड देखते थे कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, फिर उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन पहले क्या होता था, प्रोडक्ट बना दिए, खरीदो या ना खरीदो। अब क्या हो रहा है, हम पहले कस्टमर को रिसर्च कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उसके बाद हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ओरिएंटेशन हो गई थी 1991 के बाद। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या है, देखो बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग आफ्टर 1991। देखो जितनी पब्लिक सेक्टर थी उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन 1991 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो सपोर्ट मिली थी फाइनेंशियल वो कम हो गई थी। न्यू पब्लिक सेक्टर थे, एंटरप्राइजेज थे, उन्हें क्लियर हो गया था, वो इस बात को समझ चुके थे दैट इन ऑर्डर टू मेक देयर डेवलपमेंट, अगर उन्हें अपना डेवलपमेंट करना है, उन्हें मार्केट में सर्वाइव रहना है, तो
वो पॉसिबल होगा कैसे, टू रिमेन अलाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो मैंने बता दिया, दे शैल हैव टू क्रिएट देयर ओन रिसोर्सेज, तो उन्हें अपने रिसोर्सेज से ही मार्केट में अलाइव रहना पड़ेगा। अब उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगी। तो गाइस मेनली ये 7 पॉइंट थे, यानी कि जो इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा था गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म का 1991 के बाद, ये 7 मेन पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो जोन से भी आपको 5 या 6 अच्छे लगे वो आप इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लिया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी डिस्कस कर लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के इम्पैक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस। तो लीजिए गाइज, यानी कि वीडियो नंबर 9 में हमारा चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट हो चुका है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हाँ गाइज, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्या पता गाइज उन्होंने किसी कारणवश अपने स्कूल में या ट्यूशन में अगर बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है तो वो MS क्लासेस पे आके चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और हाँ गाइस, अगर आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इस लेक्चर की, यानी कि जो ये नोट्स लिखे हुए हैं, आपको इन नोट्स की PDF फाइल मिल जाएगी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कंडीशन क्या है गाइस, जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF यानी कि टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम ऐप में ही ओपन होता है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद गाइस इस लिंक को आप ओपन करना, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस यानी कि इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना और एक बार पढ़ के जरूर देखना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, तो पढ़ के देख लेना, अगर अच्छे लगे ठीक है, अगर कुछ कमी है तो बता देना, हम अपनी कमी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।